हेलो नमस्कार वंदनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, देखिए अभी तक हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन पढ़ लिया, उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पढ़ लिया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पढ़ लिया, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक में से बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कभी नेगेटिव हो सकती है ना, लेकिन कभी भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, फॉर्मूला जान चुके हैं। अब क्या करना है, अब लेक्चर में हमको पढ़ना है क्या, देखिए सामने इक्विलिब्रियम, देखा देखा सा लग रहा है देखा देखा सा लग रहा है कि नहीं। देखिए चलिए भाई, इक्विलिब्रियम के बारे में हम क्या जानते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। हम जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपने जब ऐसा कुछ देखा, एफ नेट जीरो किया, सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स, सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जब जीरो हुआ तो आपने बोला कि भाई ये कैसी कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है भाई, इक्विलिब्रियम की। क्या हो रहा है भाई, ये है इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इतना बड़ा लिखना ही नहीं चाहिए, क्यों, छोटा सा लिख देना चाहिए। चलिए, तो अब यहाँ पे एफ नेट जीरो जो हुआ है उसमें हम ये भी जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए भाई, है ना। ये भी हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा। ये भी हमने पढ़ा कि वाई डायरेक्शन के लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए और जेड डायरेक्शन में भी लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो यहां बात हो रही है फोर्सेस की, ठीक है ना। हम फोर्सेस को देख सकते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में? हाँ देख सकते हैं सर, बिल्कुल देख सकते हैं। हम अभी तक ये जानते थे कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ सी डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। यही था कि नहीं था, यही था कि नहीं था, बिल्कुल सही था। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि अगर वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव हम ले ले तो वो किसके बराबर हो जाता था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। याद है कि नहीं याद है, बिल्कुल याद है। हम ये भी जानते हैं कि वेरी स्मॉल चेंज, फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्मॉल चेंज इन वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी जानते हैं, हाँ कि ना? हाँ सर जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो देखो इसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये कुछ नहीं, ये वही एफ सी डी एक्स है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो हम डी एक्स सीधे सीधे लिख दे रहे हैं एकदम चौड़ा सीना करके, वो इसलिए लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर जो फोर्स का वेरिएशन है वो सिर्फ एक्स के साथ है। किसके साथ है? एक्स के साथ है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर एनर्जी का भी वेरिएशन आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो किसके साथ है? एक्स के साथ है। अरे हाँ कि ना? इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हो, ये बोल सकते हो डी यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ सी डी एक्स, बोल सकते हो कि नहीं? हाँ कि ना? ठीक है ना। एफ सी की जगह अगर मैं एफ एक्स लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर मैंने अगर डी एक्स लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है, अरे भाई अगर यहां पर आप इंटीग्रेशन करते हो ऐसा एक्स डी एक्स, है ना, तो यहां पर किसका वेरिएबल होता है? उसी का वेरिएबल तो होता है जो यहां पर लिखा होता है। हाँ कि ना? लिमिट किसकी होती है? इसी की तो होती है। हाँ कि ना? तो यहाँ पर क्या होगा, वही होगा जो यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ dx लिखा है तो किसका वेरिएबल होगा? x का वेरिएबल होगा। अब यहाँ पर dx लिखा हुआ है तो यहाँ किसका वेरिएबल होना चाहिए? x का ही तो होना चाहिए। तो क्या मैं इसको fx लिख दूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात हमको निकल कर पता चली कि भैया fx इज नथिंग बट dux बाय dx। ओ माई गॉड, ये क्या है, ये क्या है? अगर ये पर्टिकुलर केस fx के लिए है तो फिर fy के लिए भी होना चाहिए, ये fz के लिए भी होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? अरे भैया अगर आपको फोर्स y डायरेक्शन में देखना हो fy, तो आप क्या करोगे? आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, duy बाय dy लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सिमिलरली आप z डायरेक्शन के लिए भी लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं, fz इज इक्वल्स टू लेकिन यहाँ पर तो एक माइनस साइन भी था, ये देखो, था कि नहीं था? माइनस साइन था ना? हाँ सर माइनस साइन था, तो हम यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं? माइनस साइन। नहीं बात समझ में? नहीं बात समझ में? अरे भैया ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो यहाँ माइनस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल। तो यहाँ भी एक माइनस आएगा, यहाँ भी एक माइनस आएगा और यहाँ भी एक माइनस आना चाहिए। सही समझे नहीं समझे? अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे साइड में आपको फिर से बता देता हूँ। भैया
कि हमारा जो डी एक्स था ना वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स था। वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स टी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। बस उसी को तो मैं नीचे ले गया और मैंने क्या लिख दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी यू एक्स बाय डी एक्स। चलिए वेरी गुड। आइए इस बारे में हम क्या जानते हैं, क्या समझ सकते हैं इससे हम और देखते हैं और गहराई में जाते हैं इस चीज की। देखो आप अब इस चीज से ये बोल सकते हो कि इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ यू एक्स डायग्राम। अगर आप कोई कर्व प्लॉट करो यू एक्स और एक्स के बीच में, तो उस कर्व का जो स्लोप होगा वो आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, फोर्स प्रोवाइड कराएगा। नहीं आई बात समझ में? अरे नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आई होगी। देख ली, मान लीजिए अगर ये u है और ये x डायरेक्शन है, हमने ग्राफ प्लॉट किया है u पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा इस ग्राफ का, इस कर्व का जो स्लोप होगा वो आपको क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस अगर स्लोप की हम बात करें तो स्लोप यहाँ पर 3 जगह पर 0 हो सकता है। स्लोप 0 कितनी जगह पर हो सकता है, 3 जगह पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ, है ना, ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको थोड़ा सा आप सीधा कर लीजिए, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है, हाँ अब सही है सर, आ जाइए। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्लोप क्या है, 0 है। मतलब डी यू बाई डी एक्स यहाँ क्या है, 0 है। यहाँ पर भी डी यू बाई डी एक्स क्या है, 0 है कि नहीं? हाँ, यहाँ पर भी डी यू बाई डी एक्स क्या है, 0 है। लेकिन सर ये आप कर क्यों रहे हो, ये कर क्यों रहे हो? क्योंकि हमको बनता ही इतना है, हमको मैक्सिमम मिनिमा ही तो आता है। और क्या आता है? नहीं सर, मैक्सिमम मिनिमा तो आता है, लेकिन अगर हम ये निकाल भी लें तो हमको पता क्या चलेगा। वेरी गुड, ये है सबसे बड़ा डाउट जो हम इक्विलिब्रियम में सॉल्व करने वाले हैं। क्या पता करना है हमको? अब हमको पता करना है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कि कब कौन सा सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम की कौन सी कंडीशन में है। जैसे अगर आप जानते हो कि अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करें तो आपको नेट फोर्स 0 करना पड़ता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है इस बारे में हमको थोड़ी सी बात करनी है। जैसे ही कितने टाइप का इक्विलिब्रियम हम पता कर लेंगे, हम इनकी तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अभी तो हमको ये इसलिए पता था क्योंकि हम मैक्सिमम मिनिमा पढ़ कर आए थे। हमको पता है कि भाई स्लोप अगर निकाली जाएगी तो पक्का है कि स्लोप या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम या तो 0, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इतनी जनरल डिस्कशन हमने इक्विलिब्रियम में कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको करता हूँ इरेज, ठीक है। चलिए कंप्लीट इरेज हो गया है। आइए, हमने जब एफ नेट इज इक्वल टू 0 किया या इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई, तो आपने बोला कि इसमें 3 कंडीशन हो सकती है यार सर। या तो सिस्टम आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, या तो सिस्टम आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, सॉरी स्टेबल में होगा या अनस्टेबल में होगा। अनस्टेबल में इक्विलिब्रियम कैसा, ठीक है ना। चलिए, और ये हो गया हमारा स्टेबल, अनस्टेबल और तीसरा न्यूट्रल, है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है क्या? हो भी सकता है, डिपेंड करता है। चलिए, तो अगर हम एफ नेट की बात करें 0 है, एफ नेट अगर 0 है तो 3 टाइप की कंडीशन बन सकती है, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम बन सकते हैं। एक तो स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक हमारा न्यूट्रल। तीनों ही केस के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होने का मतलब मैंने आपको बताया, नेट फोर्स 0 होने का मतलब मैंने आपको बताया एफ एक्स भी 0, एफ एक्स भी 0। एफ एक्स भी 0 का मतलब, एक सेकेंड देखिएगा, एफ एक्स भी 0 मतलब माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एफ वाई भी 0 होना चाहिए, यानी कि माइनस डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। यानी कि तीसरा हमारा फोर्स भी 0 होना चाहिए, यानी कि माइनस डी यू बाई डी जेड इज इक्वल टू 0। ये चीज़ें क्या हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है भैया? ये कर्व का स्लोप है, कर्व का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कर्व का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन नेगेटिव भी है, स्लोप के साथ क्या है, नेगेटिव भी है। यहाँ इसको थ्योरी में भी लिख देना चाहिए मुझे दूसरे कलर से, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि f इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व, ठीक है। ये यू वाई भी हो सकता है, ये यू जेड भी हो सकता है। यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कि किस डायरेक्शन का फोर्स आपको चाहिए, है ना, किसके साथ वेरी करने वाला फोर्स आपको चाहिए। ये है आपकी थ्योरी,
क्लियर? अब क्या है ना, इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी अप्रोच को और ज़्यादा डेवलप करेंगे, धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर नहीं 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 हद से नहीं गुजरना है। चलिए, तो ये है u, ये है x। वापस आ जाते हैं हमारे मैक्सिमम मिनिमम वाले कंसेप्ट में। देखिए माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मैं अभी सिर्फ u और x का वेरिएशन देख रहा हूँ, है ना, इसलिए मैं बार बार अभी y और z की बात नहीं करूँगा। आप मुझे बताइए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीनों के लिए ही आपको एफ नेट क्या चाहिए, 0 चाहिए। एफ नेट क्या चाहिए, 0 चाहिए। अभी मैं क्योंकि एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, एक्स के साथ वेरिएशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या इसके लिए भी आपको एफ एक्स 0 चाहिए। अभी मैं सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ एफ एक्स 0 चाहिए, इसके लिए भी आपको एफ एक्स 0 चाहिए। हाँ कि ना, पक्का 100%? हाँ सर 100%। चलिए देखते हैं। अब देखो बताओ कि इस पर्टिकुलर कर्व में कहाँ स्लोप 0 है। आप बोलोगे सर यहाँ स्लोप 0 है, ये मिट गया था, मैंने इसको सीधा बनाया था, मैं फिर से इसको ज़रा सीधा बना लेता हूँ। देखिएगा ये मैंने सीधा कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्लोप, हाँ ठीक है। तो ये हमको तीनों जगह क्या दिख रहा है भाई, स्लोप 0 दिख रहा है। लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है सर, कर क्यों रहे हैं? मेरी बात समझना कि हम यहाँ पर ना इक्विलिब्रियम जब जब देखेंगे तो हमको सिस्टम को देखकर या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को देखकर बताना पड़ेगा कि कोई सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल कंडीशन में है या न्यूट्रल कंडीशन में है। इन तीनों कंडीशन को हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि जब किसी के पास कुछ नहीं होता, है ना, मान लीजिए उसके पास पैसा भी नहीं है, किसी के पास नौकरी भी नहीं है, दुख बहुत सारे, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो मुझे बताओ वो कैसा रहेगा? वो कैसा रहेगा? परेशान सा रहेगा। उसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी? डाउन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उसके अंदर की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। वो परेशान रहेगा कि मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे साथ हर चीज़ बुरी होती रहती है। बट अगर किसी के पास बहुत पैसा है, उसके पास सारे सुख हैं, वो बहुत खुश है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? एकदम ज़्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल सही समझा आपने, रहेगी कि नहीं रहेगी? ठीक। अब आप एक बात बताइए, जैसे साधु मुनि होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं होता, उनके पास चाहे पैसा हो चाहे ना हो, ये सुख दुख के चीज़ों से क्या हो जाते हैं? ऊपर उड़ जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो साधु कहलाते हैं। उनने सिद्धि प्राप्त कर ली होती है, उनको कोई मोह माया नहीं होती। क्या नहीं होती? मोह माया नहीं होती। वो यही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सब मोह माया है। मोह माया क्या कर दो? त्याग दो। क्या कर दो? त्याग दो। अच्छा ठीक है, तो उसी चीज से हम स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को आज समझेंगे। समझना मेरी बात को। यहां पर अगर आप देखोगे तो इधर आपको क्या U मिनिमम दिख रहा है? हाँ सर, इधर हमको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है। इस वाले केस में आपको सर, इस वाले केस में हमको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है। अच्छा, और इसमें क्या है आपको? इसमें क्या दिख रही है? इसमें हमको सर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट दिख रही है। लगातार क्या बनी हुई है? पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट बनी हुई है। अच्छा, अगर मैं एक चीज और आपसे बोलूं तो आप बोलो, आपको दिखेगी वो चीज, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, कि यहां पर ना du बाय डी एक्स 0 है, स्लोप 0 है। इस पॉइंट पर भी स्लोप 0 है, du बाय डी एक्स क्या है? 0 है। और इस पॉइंट पर भी सर du बाय डी एक्स क्या है? 0 है। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक। तो कैसे पता चलेगा? अभी तो आपको दिख रहा है कि ये कर्व यहाँ पर मिनिमम पे जा रहा है, यहाँ मैक्सिमम पर जा रहा है। बट अगर आपको कभी ऐसा दे दिया गया u इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3, है ना, तो आप थोड़ी ना बता पाओगे कि इसका कर्व कैसा है और कहाँ मिनिमम आ रहा है, कहाँ मैक्सिमम आ रहा है। हाँ कि ना, आप नहीं बता पाएंगे। अभी तो आपके सामने कर्व अवेलेबल है, इसलिए आप देखकर बता पा रहे हो कहाँ मैक्सिमम है इंटरनल एनर्जी, कहाँ मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी और कहाँ कांस्टेंट चल रही है। हाँ कि ना, बिल्कुल सही। चलिए, तो हम ये जानते हैं मैक्सिमम मिनिमा की नॉलेज से। आप जाकर देखिए पुराने लेक्चर, उसमें मैंने डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम मिनिमा आपको पढ़ाया है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आता है, मैक्सिमम मिनिमा जो होता है वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। चलिए आइए देखते हैं। जहाँ पर भी, कहाँ लिख दूँ मैं, ये तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए पहले से, चलिए यहीं लिखता हूँ। जहाँ भी मिनिमा होता है, जहाँ भी मिनिमा होता है वहाँ क्या होता है? स्लोप 0 होता है। वहाँ क्या होता है? स्लोप 0 होता है। जैसे यहाँ पर du बाई डी एक्स क्या है?
जीरो है, साथ ही साथ क्या सिर्फ du बाई डी एक्स के जीरो होने से आप बता सकते हो कि वहां पर मिनिमा होगा? नहीं ना, देखो यहां पर भी du बाई डी एक्स जीरो है, यहां भी du बाई डी एक्स जीरो है, यहां भी du बाई डी एक्स जीरो। आप बता ही नहीं सकते कि कहां पर मिनिमा होगा। सिर्फ स्लोप जीरो करने से आप कभी भी नहीं बता सकते कि मिनिमा हुआ है, वहां पर मिनिमा हुआ है या मैक्सिमा हुआ है या कांस्टेंट हुआ है। वो तो आप ग्राफ देखकर ही बता पाओगे, सिर्फ इक्वेशन से जज करना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते थे, आप मैथ्स में उस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करते थे, तो आप निकालते थे उसका डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। और अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, ये अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो आप बोलते थे कि वहां पर क्या है, मिनिमा है, उस लोकेशन पर क्या है, मिनिमा है। क्लियर है मेरी बात? तो अगर यहां पर मिनिमा है तो इस लोकेशन पर क्या होना चाहिए, स्लोप तो जीरो होना ही चाहिए। उसका जो डबल डिफरेंशिएशन है, उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। सिमिलरली अगर आप मैक्सिमा की बात करो, मैक्सिमा के केस में क्या होना चाहिए, स्लोप तो जीरो होना ही चाहिए। du बाई डी एक्स तो जीरो है ही, देख लो du बाई डी एक्स तो जीरो ही है ही, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इसका डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर यू इंटू डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सही। ये देखिए, ये अभी की नॉलेज नहीं है, ये पुरानी नॉलेज है, ये मैथ्स की नॉलेज है, और मैंने भी अपनी तरफ से आपको इतना ऑलरेडी समझाया हुआ है। खा लो मेरी कसम अगर झूठ बोल रहा हूं तो। है? बताओ बताओ बताओ, नहीं ना? पढ़ाया है मैंने ये सब। चलिए भाई, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब हमको इन स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को समझना है। क्या करना है? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को समझना है। देखिए, जहां भी आपका मिनिमा आएगा, या मैं बोलूं जहां भी आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। फिर से रिपीट करता हूं कि जब इसको मैं मिटा दूं, क्या इसको मैं मिटा दूं? प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हटाता हूं। फिर चलिए देखिए, जब आप स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे ना, तो एफ एक्स तो जीरो होना ही चाहिए, यानी कि डी यू बाई डी एक्स तो जीरो होना ही चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्लोप तो जीरो होना ही चाहिए। साथ ही साथ डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। हाँ कि ना? चलिए, अगर मैं बात करूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी क्या होना चाहिए, आपका स्लोप तो जीरो होना ही चाहिए, बट उसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। तभी क्या कहलाएगा, वो मैक्सिमा कहलाएगा। यहां आएगी आपकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा। ठीक है ना? दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। क्लियर बात है? पक्की बात है? चलिए, न्यूट्रल के लिए तो देखो कोई दिक्कत है ही नहीं, ड्यू बाई डी एक्स होना चाहिए जीरो, और आपका यू क्या होना चाहिए भाई, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है? पक्का 100%? चलो भाई, काफी कुछ किया, कर क्यों रहे हैं लेकिन सर अभी भी आप नहीं बता रहे हैं कि कर क्यों रहे हैं। देखिए, जब भी आपकी कोई बॉडी किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर होती है ना, किसी बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स लगा, किसी सिस्टम पर कंजर्वेटिव फोर्स लगा, उसके बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आया, है ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में उसके डायरेक्शन में ट्रैवल करते टाइम क्या चेंज आया, इससे हमें पता चलता है इक्विलिब्रियम, है ना। ये हमें इक्विलिब्रियम ही बताएगा कि अगर किसी पर्टिकुलर सिस्टम पर कोई कंजर्वेटिव फोर्स लगा दिया जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ कैसे वेरी करेगी, वाई के साथ कैसे वेरी करेगी, जेड के साथ कैसे वेरी करेगी। क्लियर है? पक्की बात है। इसको और अच्छे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ क्या किया, मैक्सिमा मिनिमा से समझा है। आइए इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही घिसा पिटा एग्जाम्पल है, बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है। ये है कटोरा एक, क्या है ये, एक कटोरा, ए माई, ये कटोरा है ना। अब क्या है, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, बहुत सटीक एग्जाम्पल है, इसलिए मैं भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं भी क्या करूँ, बताओ तुम्हें क्या करूँ। अब हम इक्विलिब्रियम वापस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल के साथ। देखिए, पहला इक्विलिब्रियम जो हमको डिस्कस करना है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपने पहली कंडीशन तो ये बोली है, क्योंकि नाम में ही इक्विलिब्रियम जुड़ा है कि एफ नेट होना चाहिए जीरो। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि स्लोप ऑफ यूएक्स डायग्राम क्या होना चाहिए,
जीरो। स्लोप ऑफ यूएक्स डायग्राम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और क्या इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये कैसे पता चलेगा, इसको आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो आप बता पाओगे कि वहाँ क्या है, मिनिमा है। वहाँ क्या है, मिनिमा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। ध्यान से देखेंगे इस कटोरे को, अगर इस कटोरे पर मैं एक बॉल रख देता हूँ यहाँ नीचे की तरफ, दिख रही है क्या आपको बॉल, नहीं दिख रही तो मैं काली बॉल बनाऊंगा, काली बॉल बनाऊंगा, काली बॉल, ठीक है ना। चलिए चलिए ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर ये जो बॉल रखी हुई है काली, अगर मैं देखूं तो इसमें नीचे की तरफ mg वेट लग रहा है इसका, और ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, लग रहा है कि नहीं। तो क्या यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। n इज इक्वल टू mg है, इसका मतलब ये है कि एफ नेट क्या है, जीरो है। एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं ऊपर की तरफ, इसको धक्का देता हूं कि चलो बेटा थोड़ा सा डिस्प्लेस, ऐसा नहीं कि एकदम लात मार के भगा दिया बॉल को, ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, क्या एकदम क्यूट तरीके से ऐसे डिस्प्लेस कर देना, हल्का सा डिस्प्लेस किया तो ये थोड़ा सा ऊपर गया जाएगा, लेकिन ये वापस क्या करेगा, अपनी पोजीशन को रिकवर कर लेगा। मतलब अगर आप इसको इस कंडीशन से डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ये बार बार उसी पोजीशन पर आकर बैठ जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है। कभी भी कोई चीज़ बहुत स्टेबल होती है, स्टेबल देखो स्टेबल बोल रहा हूँ, स्टेबल हो जाओ, लाइफ में स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। शादी नहीं होगी, किसी को बताना मत, शादी नहीं होगी। लड़की वालों के घर वाले चाहते हैं कि लड़का स्टेबल रहे, उसको कितना भी डिस्ट्रैक्शन इधर उधर खींचे, वो कहीं ना जाए, वापस अपनी पोजीशन पर बैठा रहे, और उसके पास अच्छा धन हो, अच्छी नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, तो वो स्टेबल लड़का कहलाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर पहली कंडीशन तो बोल दी भाई, चलो एफ नेट तो जीरो है। हाँ, मैं लिख नहीं रहा, बात करते जा रहे हैं। हाँ भाई कि नेट फोर्स जीरो है, बढ़िया। क्या इसी पॉइंट पर मिनिमम एनर्जी भी है, ये देखो, क्या इसी पॉइंट पर इस बॉल के पास मिनिमम एनर्जी भी है? हाँ, मिनिमम एनर्जी है ना, क्योंकि हमारे पास जो ये लेवल है, इस लेवल पर हम पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। रेफरेंस लेवल है हमारा, एकदम रेफरेंस लेवल पर बॉल पड़ी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। क्या जीरो है? नहीं, जीरो की बात हम नहीं कर सकते, हम जीरो की बात नहीं कर सकते। लग रहा होगा आपको कि यहाँ पे बेस में पड़ी हुई है, सरफेस पे पड़ी हुई है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ उसमें होगी, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको मैंने बताया था ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमेशा कंपैरिजन करती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, मिनिमम होगी। आई मेरी बात समझ में? चलिए, जीरो बोलना सही नहीं रहेगा, मिनिमम होगी। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये जो केस था, इस केस में हम आसानी से समझ गए कि भाई अगर आप कभी स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हो तो आपको ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको u की कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, ऐसी कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, और पूछा जाएगा कि बताओ स्टेबल है, अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो आपको यही करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पता करनी पड़ेगी x की किस वैल्यू पर आपको स्लोप जीरो मिल रहा है, और उस पॉइंट को वापस आप डबल डिफरेंशिएट करके पुट करोगे, देखोगे कि अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो आप बोल दोगे भैया यहाँ तो मिनिमम है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, तो ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किसमें है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर, हमको ये बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे इक्विलिब्रियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम इज, अब देखो ये कटोरा पलटा दिया गया है, ये कटोरा पलटा दिया गया है, और अब आपको डिस्कस करना है क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा देखिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई चीज अनस्टेबल कब होगी? देखो, मैं अगर आपको एक आईफोन दिलवा दूं, मैं अगर आपको एक आईपैड दिलवा दूं, मैं अगर आपको एक बाइक दिलवा दूं, मैं अगर आपको एक कार दिलवा दूं, सर दिलवा ही दो ना, फिर हटाओ, बाकी बात छोड़ो सर, पहले दिलवा दो। अब तो आपने इतना खुश कर दिया, अरे मेरे घर वालों ने नहीं दिलवाया मेरे को ये सब, मैं तुमको कैसे दिलवा दूं?
मान लो, मैं अभी मान लेता हूँ, बड़ा खुश रहता हूँ। हाँ, अगर मैं आपको एक आईफोन दिलवा दूँ, एक एप्पल का आईपैड दिलवा दूँ, एक कार दिलवा दूँ, बाइक दिलवा दूँ, बहुत सारा कैश दे दूँ आपको और बोलूँ कि चलो आप पढ़ाई करो, फिजिक्स पढ़ो, 11 12 पढ़ो, तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे कि आपकी मैं कोचिंग लगा दूँ, आपसे फ़ोन थोड़े दिन के लिए दूर कर दूँ, आपके घर का थोड़ा दिन के लिए टीवी हटा दूँ, आपको एकदम ऐसा एनवायरनमेंट दे दूँ जिसमें आप आइसोलेटेड रहो, आप किस कंडीशन में ज़्यादा पढ़ पाओगे? किस कंडीशन में ज़्यादा पढ़ पाओगे? तो आप बोलोगे सर जिस कंडीशन में हमारे पास ज़्यादा सुविधाएं ना हो उसमें हम ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे, डिस्ट्रैक्शन क्योंकि कम रहेंगे ना सर, डिस्ट्रैक्शन कम रहेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं तो आप अनस्टेबल हो जाते हो। क्या हो जाते हो? अनस्टेबल हो जाते हो। वैसे ही जब हमारे पार्टिकल, हमारे सिस्टम के पास, हमारे ऑब्जेक्ट के पास जब बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी मतलब आईफोन भी आ गया, आईपैड भी आ गया, बाइक भी आ गई, सब कुछ आ गया, कैश भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत रहेंगे। अच्छा, कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, देखो बॉल अगर यहाँ रख दी गई, बॉल अगर मैंने उठाकर यहाँ रख दी, बॉल अगर मैंने यहाँ उठाकर रख दी, तो देखो रेडियस है, किसके बराबर है? रेडियस है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgr होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए? पहली बात तो एफ नेट होना चाहिए 0, और अगर एफ नेट 0 है तो स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व या यू वाई कर्व या यू जेड कर्व 0 होना चाहिए, या कि तीनों, या कि तीनों। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एफ नेट 0 है और आप बोल रहे हो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो ये बात याद रखना कि एफ नेट 0 जब मैं बोलता हूं तो एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड तीनों की बात करता हूं मैं, तीनों 0 होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई एक भी 0 नहीं है तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की नहीं बनेगी। अभी क्योंकि हम सिर्फ डायग्राम एक्स के साथ बना रहे थे इसलिए मैं बार बार एक्स की बात कर रहा हूं, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, प्लीज कंफ्यूज मत होना। चलिए, हाँ, एफ नेट 0 होना चाहिए, स्लोप ऑफ द डायग्राम 0 होना चाहिए। बट क्या स्लोप होने से आपको समझ में आ जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? नहीं, आपको मैक्सिमम मिनिमम पता करना पड़ता है। और अगर du बाई डी एक्स के साथ अगर आप उसको डबल डिफरेंशिएट करो, सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, और अगर वो लेस देन 0 आ जाए, अगर वो लेस देन 0 आ जाए तो आप बोलोगे कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? मैक्सिमम है। आई बात समझ में? तो इस कंडीशन में आप देखो, इस बॉल के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। मैं बोल सकता हूं यहाँ U क्या है? मैक्सिमम है। तो अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन देता हूं, थोड़ा सा भी धक्का देता हूं, तो क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि अपनी पोजीशन पर वापस आएगा? चाहे इस साइड धक्का दूं, चाहे इस साइड धक्का दूं, कहीं भी इसको आप डिस्टर्ब करो या अपनी वापस पोजीशन पर नहीं आ पाएगा। बट स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा था? आप जैसे ही उसको डिस्ट्रैक्ट करो वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जा रहा था। अरे हाँ कि ना? वो शर्मा जी का लड़का था। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो बॉल आपने रखी है वो और क्या है? वो शर्मा जी का लड़का है। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो एकदम पढ़ाई में ध्यान लगा के रखता है। लेकिन ये कौन है? ये तुम हो, ये तुम हो। तुमको थोड़ा सा भी किसी ने बोला कि सुने, ओए शालू की ट्यूशन छूट गई है, शालू की ट्यूशन छूट गई है, उसको घर ड्रॉप करना है, तो तुरंत जैसे ही आपको डिस्ट्रैक्शन मिला तुरंत आपकी बॉल नीचे उतर कर आ गए। आप बोले आप अपनी पोजीशन में वापस नहीं जाना। लेकिन आपके क्लास का जो टॉपर है, जो शर्मा जी का लड़का है, उसको अगर आप बोलो कि शालू जी की ट्यूशन छूट गई है, तो वो बोलेगा हमें क्या करना, हम तो पढ़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? उसको आपने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो अपनी पोजीशन से नहीं हटा। क्लियर बात है? क्योंकि उसके पास डिस्ट्रैक्शन कम है। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। उसके पास एनर्जी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसके पास फ़ोन है, सब कुछ है, तो भाई बाइक है तो शालू को तो ड्रॉप करेगा ही ना यार। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, शालू को आप भी ड्रॉप करो तो वापस आ जाना, पढ़ना है, सोचने मत लग जाना कि अरे हाँ यार सही बोल रहे हैं सर। तो चलिए भाई, ये कंडीशन हो गई हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना? एफ नेट 0, स्लोप 0 निकालेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, देखेंगे लेस देन 0 आ रहा है, अगर आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी वहां मैक्सिमम होगी। ये बात आपको समझ में आई? तब आप कहलाएगा कि आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक चीज और, एफ नेट 0 है ये तो हमने चेक किया ही नहीं यहाँ पर। यार देखो ना, यहाँ भी तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा। अगर इसका मास m है तो मास m मान लेना, है ना? mg नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, तो n = mg तो हो ही रहा है भाई, n = mg तो हो ही रहा है। इसका मतलब ही तो यही है कि एफ नेट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर बात है?
प्रूवन बात हो गई, प्रूव हो गई एकदम बात। चलिए इसको भी अब हम करते हैं ध्वस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, आइए तीसरा इक्विलिब्रियम। अरे तीसरा इक्विलिब्रियम कहाँ है भाई, तीसरा इक्विलिब्रियम लगता है हमको यहीं बताना पड़ेगा। आइए तीसरा इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तीसरा इक्विलिब्रियम है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बहुत ही प्यारा सा बच्चा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बहुत क्यूट है यार ये बेचारा। इसको मैं लिखता हूँ हैशटैग क्यूटेस्ट1, हैशटैग क्यूटेस्ट1, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको कोई मतलब नहीं है दुनिया जहां से, इसको कोई मतलब नहीं है दुनिया जहां से। ये क्या है भाई, ये बहुत ही अपनी दुनिया में मगन साधु संत, जैसे मैंने आपको बताया था ना, साधु संत जो होते हैं ना, वो है भाई। इसको कोई मतलब नहीं, दुनिया से परे है ये। मान लीजिए अगर देखिए इस पर्टिकुलर केस में मैं यहाँ पर एक मास रख दूँ, एक बॉल रख दूँ जिसका मास m है, ये मान लीजिए, है ना। इस पर ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है ना। इसको मैंने ज़रा सा डिस्टर्ब किया, हल्का सा डिस्टर्ब किया, तो ये यहाँ आकर बैठ गया, रुक गया, इस जगह पर आकर रुक गया, और नीचे इस पे लग रहा है अभी भी mg, अभी भी ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, n लग रहा है। ममाज बॉय नहीं होते, ममाज बॉय नहीं होते एकदम, जो एकदम मम्मी ऐसा कर लूँ, मम्मी मैं वैसा कर लूँ। अच्छी बात है, ममाज बॉय होना बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये वैसा है, जहाँ जाता है ममाज बॉय है एकदम उस पर। अब आप देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर उसकी जो इंटरनल, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है U। क्या है पोटेंशियल एनर्जी, U। तो अब इसकी ये ओल्ड पोजीशन थी, ये कैसी पोजीशन है, ये ओल्ड पोजीशन है ना, और ये इसकी न्यू पोजीशन है, न्यू पोजीशन। देखो पोजीशन तो चेंज हो गई, पोजीशन तो चेंज हो गई, लेकिन अभी भी नई पोजीशन में भी क्या है भाई, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है। इंटरनल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, सेम बनी हुई है। इंटरनल एनर्जी क्यों बोल रहा हूं मैं, भगवान उठा ले भगवान उठा ले, इंटरनल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकल रहा है ये U, मुझे थर्मोडायनेमिक्स में दिखता है, इसलिए ये U मेरे आंखों में जब जाता है तो मेरे मुंह से इंटरनल एनर्जी निकल जाता है, मुझे माफ कर दो इस बात के लिए। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, सत्यम सत्यम सत्यम, ये पोटेंशियल एनर्जी है। पता नहीं आज मुंह से क्यों निकल रहा है, कोई बात नहीं, आप समझेंगे इस बात को, ठीक है। अब आप देखो यहां पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम था, तो एफ नेट तो 0 होना ही था, हो ही रहा है। बट क्या सिर्फ एफ नेट जब 0 होता है तो आपको पता है स्लोप ऑफ यूएक्स डायग्राम भी 0 होता है। लेकिन क्या सिर्फ स्लोप होने से आप बोल सकते हो क्या कि ये 0 है, स्लोप 0 होने से क्या ये बोल सकते हो कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट चल रही है या नहीं चल रही है। क्लियर बात है, पक्की बात है, 100%। चलिए, जब भी आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं, अनस्टेबल चीज स्टेबल होना चाहती है, अनस्टेबल चीज स्टेबल होना चाहती है, स्टेबल तो स्टेबल ही रहेगी। लेकिन अगर आप अनस्टेबल चीज को छोड़ोगे ना तो वो तुरंत स्टेबिलिटी की तरफ भागेगी, है ना। अगर आप जीवन में थोड़ा सा परेशान, भगवान ना करे आप रहो, लेकिन अगर कोई इंसान जीवन में थोड़ा सा परेशान रहता है तो वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ भागता है। जब आप बड़े हो जाओगे, लाइफ में बहुत पैसे कमाओगे, है ना, आप जॉब करोगे, तो आपको शुरू में ये लगेगा कि सिर्फ पैसे कमा ले यार, मजा आ जाएगा, पैसे मिल जाए मजा आ जाएगा। लेकिन जब आप पैसे कमाने लग जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो बहुत अनस्टेबल सी कंडीशन है। पैसा अपने साथ एनर्जी तो लेकर आएगा, लेकिन जैसे ही आपके अंदर एनर्जी आती जाएगी आप एक अनस्टेबल कंडीशन में आ जाओगे। आपको लगेगा यार मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सुकून नहीं है, तो आप बोलोगे यार पैसा भले ही थोड़ा कम मिल जाए लेकिन हमको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। थोड़ा घर वालों के साथ भी रह लें, थोड़ा गर्लफ्रेंड को भी टाइम दे दें, थोड़ा वाइफ को भी टाइम दे दें, थोड़ा खुद को भी टाइम दे दें, है ना, तो आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहोगे। ये नेचर का लॉ है, ये नेचर करने को मजबूर करती है, ये हमारे भी अंदर है। हम इसको पढ़ें ना पढ़ें लेकिन हमारे अंदर ये इनबिल्ट है। आप फील करोगे जब आप बड़े होगे तो धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। चलिए भाई, तो ये आप समझ में आ गया आपको कि नई पोजीशन में जाने के बाद भी वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट बनाए रहता है और उस पर लगने वाला नेट फोर्स भी क्या होता है भाई, 0 होता है। क्लियर है ये बात। चलिए, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर बात है। चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये था हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, ये वाला पार्ट हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए भैया,
आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी आगे आएंगे। अरे ये क्वेश्चन तो किसी और का आ गया, चलिए कोई बात नहीं, आ गया तो सॉल्व कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम का भी क्वेश्चन आ गया, अभी आपको मिलेगा स्लाइड के बाद। तो चलिए, चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। फ्रिक्शनलेस टेबल है, क्वेश्चन अच्छा अगर बनाना होगा तो टेबल को फ्रिक्शन दे देगा। इन सच अ वे दैट 1/nth पार्ट इज हैंगिंग बिलो द एज ऑफ द टेबल, कैलकुलेट द वर्क डन टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन। अब कितना वर्क आपको करना पड़ेगा कि आप इस हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन को खींच के ऊपर ले आओ। तो पहली बात तो ये बोल दे रहा हूं मैं कि ऊपर लाना है, तो मैं इस कंडीशन में बोल देता हूं कि यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या है, 0 है। ठीक है भाई, ठीक है भैया, ठीक है। तो मतलब ये बोल सकता हूं कि जब आप फाइनल इस कंडीशन में लेकर आओगे चेन को खींच के ऊपर ही तो लाना है, चेन को खींच के ऊपर टेबल पे ही तो लाना है, तो आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है, चेन की 0 करनी है। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी रही होगी चेन की, हाँ बिल्कुल रही होगी। मैं ये मान रहा हूं कि इस चेन की जो टोटल लेंथ है, इस चेन की जो टोटल लेंथ है, मैं अलग से लिख देता हूं नहीं तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। मैं ये मान ले रहा हूं कि चेन की जो टोटल लेंथ है वो L है। क्या है, चेन की जो टोटल लेंथ है वो L है। तो 1/nth पार्ट इज हैंगिंग बिलो द एज, तो इस एज से कितना पार्ट हैंग कर रहा है, L/nth पार्ट। कौन सा पार्ट हैंग कर रहा है, L/nth पार्ट। भाई टोटल लेंथ चेन की L है और उसका nth पार्ट क्या कर रहा है, लटक रहा है। तो L अगर टोटल लेंथ है तो उसका nth पार्ट क्या कर रहा है, लटक रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आपको ये देखना है, आपको ये करना है कि आप कैसे भी करके इसमें वर्क डन करो और इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दो। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, इस चेन की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg L/n, mg L/n/2 है ना। सेंटर ऑफ मास मान लिया है हमने यहाँ कहीं होगा सेंटर पे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, L/2n। ठीक है, क्लियर बात है। तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mg L/2n। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो चेन है, चेन का जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलोंग द लेंथ। अरे हाँ कि ना, पूरी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है ये मास m। पूरी L लेंथ का मास क्या है, m है। तो L/nth का पार्ट मास कितना होगा, नहीं आई बात समझ में। पूरे L लेंथ की चेन का मास है m, तो L/nth पार्ट का कितना होगा, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो होगा m/l इंटू L/n। हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। L/nth पार्ट का L/nth पार्ट का मास कितना होगा, तो मास होगा m/l, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, m/l इंटू कितनी लेंथ का चाहिए आपको, L/nth पार्ट का चाहिए। नहीं आई बात समझ में, फिर से समझाता हूं। देखो, मास पर यूनिट लेंथ, आप ये समझो कि अगर आपको 2 kg पर मीटर दिया गया है और बोला गया है 10 मीटर की रॉड है, तो बताओ कि टोटल वेट, टोटल मास कितना होगा रॉड का, तो आप बोलोगे 10 × 2 20 kg, 10 × 2 20 kg। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है मास पर यूनिट लेंथ। वैसे ही ये टोटल मास m जो है ये L लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हुआ, m/l। मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कितना हुआ, मास पर यूनिट लेंथ कितना हुआ, m/l। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक, अब इसमें कितनी लेंथ के लिए आपको मास चाहिए, कितनी लेंथ के लिए मास चाहिए, L/nth लेंथ के लिए, L/nth पार्ट के लिए चाहिए। तो L/nth पार्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपको कितनी लेंथ के लिए चाहिए, L/nth लेंथ के लिए तो चाहिए, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, L/nth से। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, m/l इंटू L/n। अरे हाँ कि ना, सही कहा कि नहीं कहा मैंने, बिल्कुल सही कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। यहाँ पर मास कितना हुआ, m/l इंटू L/n इंटू g इंटू L/2n। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, हुआ। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको काट देता हूँ, इससे ये हो जाएगा mg L/2n²। क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg L/2n²। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक, और हम ये जानते हैं, हमको निकालना है कि वर्क डन कितना होगा, तो हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अरे हाँ कि ना, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स।
ठीक है, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी ही निकाल रहे थे, क्लियर है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ही निकाल रहे थे। तो चलिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू, ठीक, यू एफ तो जीरो है, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये हो जाएगा यू एफ तो हो गया जीरो, ये वैल्यू आ गई mgl अपॉन 2n स्क्वायर, आ गई कि नहीं आ गई? दिस इज द वर्क डन टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन। क्लियर है? मैं एक बार और रिवाइज करता हूं अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। हमने कुल मिलाकर इतना देखा कि हमको इतने पार्ट को ऊपर खींचना है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको चेंज करानी पड़ेगी, हमको इसको खींच के पोटेंशियल एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी। टेबल के ऊपर हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली, हम जानते हैं mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। टोटल हाइट कितनी थी L/n, तो हमने यहाँ L/n लिखा, लेकिन सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर पे कहीं होगा, है ना, ऐसा हमने माना, तो हमने L/n को क्या कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। क्लियर है? याद कीजिए ना, मैंने आपको समझाया था, चेन ऐसी रखी थी, मैंने आपसे पूछा था कि बताइए इसका कहाँ पर होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आपने बोला था अगर इसकी टोटल हाइट h है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा और वो होगा पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh/2। ठीक है ना। थोड़ा इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, है ना, बहुत बेसिक सी चीज़ थी। वैसे तो ये चेन का पार्ट था, चेन में आना चाहिए था, बट इक्विलिब्रियम के बाद आ गया तो मैंने कहा सॉल्व करवा ही देते हैं। तो ये आ गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको क्या करना है, इसको खींच के, इस पोटेंशियल एनर्जी को खींच के जीरो करना है। तो यू एफ माइनस यू आई क्या होना चाहिए, वर्क डन करेंगे हम, वर्क डन हम ही तो करेंगे। तो यू एफ जीरो है, माइनस यू आई किया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, वो कितना निकल कर आया mgl/2n², जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था। क्लियर है? पक्का 100%। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए था, पता नहीं क्यों आया, हो सकता है नेक्स्ट स्लाइड में हो। तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन अब हम करते हैं, हमने क्योंकि अभी जस्ट इक्विलिब्रियम पढ़ा है। आइए भाई, धुआंधार क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने फिर से आ गया है इक्विलिब्रियम का। बने रहिए मेरे साथ और क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी। चलिए, फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड आल्सो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय u = x² - 10x। आप देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन है वो सिर्फ x के साथ है। किसके साथ है? x के साथ है। क्या बताना है भाई? पोजीशन ऑफ, पहले तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पता करना है अपन को कि x की किस वैल्यू पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, और पता करना है कि वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। ठीक है भाई, ठीक है। तो पहली चीज है पोजीशन, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको du/dx निकालकर उसको जीरो से इक्वेट कराना पड़ेगा। तो du/dx आप करो, कितना आएगा du/dx भाई? du/dx आएगा, सिंपल सी बात है, 2x - 10। इसको अगर आप इक्वेट कर दो जीरो से, तो ये हो जाएगा 2x = 10, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू 5 पर, मतलब अगर आप x की वैल्यू 5 पुट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वो लोकेशन मिल जाएगी जिस पर स्लोप क्या है, जीरो है। यहां पर क्या हुआ है, ये आपने क्या किया है, ये आपने fx जीरो किया है ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही था, ये आपने fx जीरो किया है, यहां स्लोप जीरो हुआ है। ठीक है, अब आपको पता करना है, देखो पोजीशन तो आपने पता कर लिया x = 5, लेकिन यहां पर इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, मैक्सिमा होने वाला है, मिनिमा होने वाला है, क्या होने वाला है, ये पता करेंगे तो हमको पता चल जाएगा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा है। आइए पता करते हैं कि ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। आप क्या करो, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग अगेन क्या आ जाएगा भैया, d²u/dx²। फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। 2x का डिफरेंशिएशन 2, 10 हो जाएगा 0। तो ये जो d²u/dx² आया है, क्या ये पॉजिटिव है? d²u/dx² ग्रेटर देन 0 आया है, मतलब इट इज़ द कंडीशन ऑफ मिनिमा। मतलब इस पोजीशन पर x = 5 पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मिनिमम है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बात आपको क्लियर है? एकदम परफेक्ट, एकदम सुंदर, एकदम शानदार, एकदम जानदार, हाँ कि ना? बिल्कुल सही। चलिए भाई, ये हो गया है हमारा पोजीशन और ये हो गया हमारा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ये है हमारा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है? बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी खास इसमें ऐसा नहीं था। तो चलिए नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलिए
अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने अभी नोटिस कर ली फटाफट, जो ब्लंडर हो जाता है, मिस्टेक ये है कि भाई हमने ये चीज़ पढ़ी है ना, हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि यू एक्स कर्व का जो नेगेटिव ऑफ स्लोप होता है वो हमको फोर्स देता है। याद करो, याद करो, जब हम एफ एक्स लिख रहे थे तो हम नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स लिखते थे ना भाई, नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स लिखते थे ना, याद करो। हाँ, तो यहाँ का नेगेटिव साइन कहाँ चला गया सर, यहाँ का नेगेटिव साइन कहाँ चला गया, तो भैया नेगेटिव साइन लगाना है ना, अंडरस्टूड होता है, लेकिन मैंने उस चीज़ को हटा दिया। तो हो सकता है आप सोचो कि अरे सर माइनस साइन था ही नहीं, माइनस साइन है क्योंकि यहाँ हम इक्वेट टू जीरो कर रहे हैं तो माइनस चला जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लगाया था। लेकिन बाबा माइनस साइन लगाना है। जब आप डिफरेंशिएट करोगे डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे तो फिर आप इसी टर्म को करोगे, फिर माइनस साइन की जरूरत आपको नहीं है, आप इसी चीज़ को डिफरेंशिएट करोगे 2x माइनस 10 को। क्लियर है, पक्की बात है। तो चलिए माइनस साइन मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको, आप उस चीज से कंफ्यूज मत होना, है ना। ये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन क्योंकि मैं इक्वेट टू जीरो कर रहा था इसलिए माइनस साइन चला जाएगा, तो मैंने नहीं लगाया था, बट लगाना चाहिए था, इसलिए मैंने अब उसको रेड कलर के पेन से क्या कर दिया है, इंडिकेट कर दिया है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही मिलता जुलता और कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए फिर वही, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑल्सो द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस गिवन बाय। सेम वैसा ही क्वेश्चन है भाई। अगर आपको पोजीशन पता करनी है, पोजीशन अगर आपको पता करनी है, फर्स्ट पॉइंट, पोजीशन अगर आपको पता करनी है तो क्या करना होता है, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है 15 माइनस 3x स्क्वायर, 15 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। डिफरेंशिएट किया, इक्वेट टू जीरो कर दो। अब मैं अगर इसको, अच्छा ये देखो, फिर आप वही गलती कर रहा हूँ, फिर मैं वही गलती कर रहा हूँ, फिर मैं वही गलती कर रहा हूँ। देखो आप, देख रहे हो, आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, रात का नशा छा रहा है क्या मेरे ऊपर, रात का नशा छा रहा है क्या मेरे ऊपर, ये करना है हमको भाई। कुल मिलाकर समझ गए आपके, नहीं समझ गए, हाँ सर समझ गए। अब देखो डी यू बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स को मैं जीरो से इक्वेट करूंगा, तो मैं डी यू बाई डी एक्स तो निकाल लूँ कितना होता है, तो डी यू बाई डी एक्स कितना होगा, 15 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, हाँ कि ना, हाँ सही। माइनस चला जाएगा इधर तो क्या बचेगा, 15 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, यही बचेगा कि नहीं, सही लिखा है कि मैंने, सही लिखा है। चलिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 5। तो x की वैल्यू अंडर रूट 5 पर, x इज इक्वल्स टू रूट 5 पर आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, स्लोप जीरो मिलने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है, स्लोप जीरो मिलने वाला है। अब आपको ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कैसा है, वो कैसे पता चलेगा, आप इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग अगेन, चलो फिर से डिफरेंशिएट करो, तो ये डिफरेंशिएट होके कितना आएगा, 0 माइनस 3 टू 6x, किसके बराबर, डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर के बराबर, है ना। अब आप मुझे बताओ डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो भाई, -6 इंटू रूट 5, है ना। तो ये वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये देखो आप समझ गए कि डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 आया है, यानी कि नेगेटिव आई है वैल्यू, मतलब ये क्या है, दिस इज मैक्सिमा, दिस इज मैक्सिमा, यानी यहाँ पर u क्या आया होगा, मैक्सिमम। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब आप मुझे बताओ कि जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो डिस्ट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। याद करो, आईफोन, आईपैड, लैपटॉप, कार, बाइक, कैश, ये सारी की सारी क्या है, आपके पास एनर्जी बढ़ा रही है, आपकी डिस्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है। तो जब आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है तो आप अनस्टेबल कंडीशन में जाते हो। तो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर बात है, पक्का 100%। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। चलिए भाई इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक छोटा सा डिस्कशन करना होगा। पहले वो डिस्कशन मैं आपसे करूंगा, फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन और देखेंगे तो हमारा जीवन थोड़ा सा संवर जाएगा। आइए भैया लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं इस लेक्चर के। देखो कुछ और भी क्वेश्चन है आपको बुक में मिल जाएंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ऐसे करने से पहले थोड़ा सा ना एक पॉइंट की बात मैं आपसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन में आपसे कर लेता हूँ।
जिस चीज़ की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुनिएगा उसको, कि यहाँ पर अगर हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं ना, तो वी टॉक अबाउट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसका क्या मतलब है? एंड मिनिमा क्या मतलब है इसका, ज़रा देखते हैं। देखिए, अगर मैं आपके सामने एक कर्व बनाऊं और आपसे खुद पूछूं कि बताओ कहां पर मैक्सिमम है, कहां स्टेबल है और कहां अनस्टेबल है इक्विलिब्रियम, चलिए देखिए, बताइएगा मुझे। ओहो हो इश्क तेरा तड़पावे, गलत बना दिया ना गाने के चक्कर, अरे यार ये तो पूरा ही मिट गया। चलो ये चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, है ना। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट, चलिए बहुत हो गया। मुझे बताइए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, यहाँ पर U मैक्सिमम है, यानी कि अनस्टेबल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर स्टेबल है, स्टेबिलिटी की कंडीशन है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। हाँ कि ना? ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर C। आप यहाँ पर देख के भी बोल सकते हो कि यहाँ पर U मैक्सिमम है और कंडीशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। ठीक, सिमिलरली अगर आप डी पर आओगे तो यहाँ पर है भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। और अरे मैंने यहाँ स्टेबल लिख दिया, और यहाँ ओहो, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यू मिनिमम, है ना, यू मिनिमम। यहाँ यू मैक्सिमम अनस्टेबल, यहाँ स्टेबल है तो यू कैसा है? मिनिमम है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिर यू मैक्सिमम हो रहा है ना, और ये क्या है? अनस्टेबल है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर मैक्सिमम 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 मिनिमम मिनिमम लिखा है ना। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो ये है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो ये है, मुझे इसको तो मैक्सिमम नहीं लिखना चाहिए। लेकिन जब भी हम बात करेंगे यहाँ मैक्सिमा मिनिमा की, मतलब इस कंडीशन में जब भी हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हमको हमेशा लोकलाइज्ड मैक्सिमा और मिनिमा देखना है, मतलब इसी कंडीशन में देखना है। नहीं आई बात समझ में? फिर से समझना, फिर से समझना, फिर से समझना। देखो, आप इससे कंफ्यूज मत होना, इससे कंफ्यूज मत होना, इससे कंफ्यूज मत ही होना रे, मत होना। काम की बात समझना जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बस। चलिए, हाँ, मुझे ये बताओ, आपने बोला कि यहाँ पर स्टेबल कंडीशन है। स्टेबल कंडीशन है मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। बट अगर आप इस पॉइंट को देखो, बी पॉइंट को देखो, यूबी को देखो, और यूई को देखो, यूई को देखो, है ना, यहाँ पे तो आप बोल रहे हो कि यू मैक्सिमम है। देखो ना, क्योंकि आपने अनस्टेबल कंडीशन बोली है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। बट ये जो पोटेंशियल एनर्जी एट यूई है वो तो यूबी से कम है। यूबी देखो ऊपर है ना, यूबी क्या है? ऊपर है, तो इसको अनस्टेबल होना चाहिए ना। इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो ना भाई, यूबी की पोटेंशियल एनर्जी तो ज्यादा है यूई से, है कि नहीं? तो अगर यूबी की पोटेंशियल एनर्जी यूई से ज्यादा है तो मुझे बताइए, सॉरी, बी की पोटेंशियल एनर्जी अगर ई से ज्यादा है तो आप मुझे बताइए ना कि ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? ये तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट होना चाहिए। यहाँ अनस्टेबल हो जानी चाहिए इक्विलिब्रियम, लेकिन यहाँ तो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हम जब यहाँ पर देख रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ लोकल मिनिमा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लोकल मिनिमा देख रहे हैं। हम इस मिनिमा को इससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। आई मेरी बात समझ में? नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे पक्का। देखो, इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो। आपने बी पॉइंट पर क्या बताया है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बताई है और उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला है। बट जब मैं बी पॉइंट को ई से कंपेयर करता हूं तो मुझे बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी तो ई से ज़्यादा दिखती है, और आप तो यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो। ऐसा क्यों? अगर आप ऐसा करोगे तो आप इसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल पाओगे, इसको स्टेबल कंडीशन नहीं बोल पाओगे अगर आप ई से कंपेयर करोगे तो।
इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी के केस में जब स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखते हैं तो हमको लोकलाइज्ड देखना पड़ता है मैक्सिमा या मिनिमा। क्या देखना पड़ता है? लोकलाइज्ड देखना पड़ता है। हम सिर्फ इसी पॉइंट पर देख रहे हैं, इसलिए हमको इस पॉइंट पर ये क्या दिख रहा है? मिनिमा दिख रहा है, और हम इसको क्या बोल रहे हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर, हमको ये बात समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज इस चीज को लिख लीजिए, और ये इसका स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई इसको नोट डाउन कर लीजिए। करता हूं मैं इसको फिर इरेज। आ जाइए भाई, कर दिया मैंने इसको इरेज। अब ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। देखिए इसमें दोनों वेरिएबल है। अब आप देखिए इसमें दोनों वेरिएबल है, तो हम इसको एक्स वाई दोनों में वेरी करने वाली पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। तो अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको एफ एक्स भी निकालना पड़ेगा, और वो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ डी यू बाय डी एक्स। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। क्या आएगा? 12 माइनस 3x², और ये तो y है, y का अगर x के साथ डिफरेंशिएशन करोगे 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सॉरी 0 आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, इसको इक्वेट करना है आपको किससे? 0 से। यहाँ मैं इसको अलग से लिखता हूँ। ठीक है, चलिए इसको यहीं रहने दीजिए। अब हम निकालते हैं एफ वाई क्या होता है भाई? एफ वाई क्या होता है? एफ वाई क्या होता है? एफ वाई क्या होता है? एफ वाई होता है माइनस डी यू बाय डी वाई। होता है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। y के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या आएगा? 3y² माइनस 3 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना? ये माइनस साइन क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम फोर्स निकालते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ होता है या यू वाई ग्राफ होता है। क्लियर? अब हमें क्या करना है? हमें इक्विलिब्रियम अगर देखना है तो इक्विलिब्रियम में हम दोनों एफ एक्स इज इक्वल टू 0 भी देखते हैं और एफ वाई इज इक्वल टू 0 भी देखते हैं, क्योंकि यही मिलके क्या बनाता है? एफ नेट 0 बनाता है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वेट टू 0 करना पड़ेगा, इसको इक्वेट टू 0 करना पड़ेगा, ताकि हमको क्या मिले? लोकेशन मिले, पोजीशन मिले हमारे इक्विलिब्रियम की, कि हमारा इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पर आ रहा है। तो चलिए मैं इसको इक्वेट टू 0 करता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करता हूं। This implies minus of 12 minus 3x² is equals to 0, यानी कि 12 is equals to 3x²। ये 3 काटा है, 4 हुआ कट के, तो ये कितना हो गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 2। कितनी वैल्यू आ गई? प्लस माइनस 2। x की 2 वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। सिमिलरली एफ वाई भी 0 कर लो। एफ वाई भी क्या कर दो भाई? 0 कर दो ना भाई। क्यों 0 कर रहे हैं? क्योंकि हमको पोजीशन चाहिए है, पोजीशन चाहिए, हमको लोकेशन चाहिए है इक्विलिब्रियम की। चलिए एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3y² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y² इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कट गया, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखिए यहां पर 4 सेट बनने वाले हैं, यहां पर 4 सेट यानी कि 4 लोकेशन बनने वाली है, 4 पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, जहां पर क्या होगा? जहां पर इक्विलिब्रियम आएगा, जहां पर स्लोप क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। किसी ना किसी टाइप का इक्विलिब्रियम तो आना है। स्लोप तो पक्की बात है कि इन 4 पॉइंट्स पर 0 है। वो कौन कौन से 4 पॉइंट है मैं यहां साइड में लिखता हूं, देखिएगा। 2 के साथ एक तो आएगा 2 प्लस 2 प्लस 1, फिर एक आएगा माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1, फिर आएगा माइनस 2 प्लस 1, फिर एक आएगा माइनस 2 1 नहीं 1 1 1 तो हो गया, एक 2 का आएगा यहाँ पे। यार इसको खोल देता हूँ, नहीं तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। यहाँ पर मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। x इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस 2। पता चला रात के नशे में मैंने कुछ का कुछ लिख दिया। हाँ, अब ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा। ठीक है ना? चलिए प्लस 2 के साथ एक तो बना लेते हैं हम, प्लस 2 के साथ एक तो हम बना लेते हैं 1, फिर प्लस 2 के साथ हम बना लेते हैं एक माइनस 1। कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। ये हम पॉइंट्स बना रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं जहां पर इक्विलिब्रियम क्या होगा? मेंटेन होगा। कौन सा होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वहां पर स्लोप होने वाला है 0। तो 2 1 2 माइनस 1 माइनस 2 1 एंड माइनस 2 माइनस 1। ये वो 4 पॉइंट्स हैं जहां पर आपको स्लोप क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। चलिए तो रेडी हैं आप? इसको मैं हटा दूं, यहां से मिटा दूं। ठीक है, इन 4 पॉइंट को हम क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। आइए, ये हटा दिया मैंने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, हर बुक में आपको मिलेगा, है ना? चाहे आप कोई सी बुक उठा लो, ये क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। आइए, ये है हमारी x, ये है हमारी y, ये है हमारी माइनस x, ये है हमारी माइनस y।
ठीक, चलिए पॉइंट उठाते हैं 2 1, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये है हमारा 2 1 पॉइंट, 2 1, फिर है 2 -1, 2 -1, चलिए ये है हमारा 2 -1, ठीक है। चलिए फिर है हमारा -2 1, -2 यहाँ कहीं ले लेता हूँ 1, ये है हमारा -2 1, और अगला पॉइंट है -2 -1, मतलब यहाँ कहीं, ठीक है ना, -2 -1। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, ठीक है। तो चलिए अगर हम देखेंगे तो ये शायद हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये पॉइंट मान लिया हमने O P Q R, है ना, NO P Q R S T U V W X Y Z, ये है O P Q R, हमने पॉइंट्स रख दिए, नाम दे दिया उनको। अब देखते हैं जरा काम की बात। देखिए ये जो चारों पॉइंट है ना, इन चारों पॉइंट पर आपको स्लोप क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इन चारों पॉइंट पर आपको स्लोप क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। स्लोप इज 0, है ना, स्लोप इज 0। अब स्लोप 0 है, लेकिन कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है हमको ये नहीं पता, हम अभी ये नहीं जानते। तो चलिए हम पॉइंट O को उठाते हैं, है ना, हम पॉइंट O को उठाते हैं, एट पॉइंट O, एट पॉइंट O। चलिए हमको क्या करना है, अगर देखना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, del u बाय del x को उठाते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, d² u अपॉन dx²। चलिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, 0 -3 2 6, -6x, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो हम ये समझ गए कि d² u बाई dx² क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कहाँ पर है, क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बात समझ में आई। हमने क्या किया, हमको ये पॉइंट पता था O P Q R, हमने पॉइंट O उठा लिया। इन चारों पॉइंट पर क्या है, स्लोप 0 है, लेकिन अनस्टेबल है कि स्टेबल है ये हमें नहीं पता। तो हमने पॉइंट O को उठाया, पॉइंट O को उठाकर यहाँ देखा कि चलो इसको x के अबाउट देखते हैं कि ये स्टेबल है या नहीं है। तो हमने इसको x के अबाउट डबल डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने से वैल्यू नेगेटिव आ गई, और नेगेटिव आने का मतलब होता है अनस्टेबल, यानी कि ये मैक्सिमा की कंडीशन है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई है, तो इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल है। क्लियर है। चलिए अब जरा मैं इसी पॉइंट O पे मैंने देखा है ये अलोंग x देखा है, क्या देखा है, ये अलोंग x देखा है। अब मैं क्या करूंगा, अलोंग y देखूंगा, इसी पॉइंट के अबाउट अलोंग y देखूंगा। आइए अलोंग y देखने के लिए मुझे किसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको du बाई dy को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए d² u बाई dy² करते हैं। बताइए कितना आएगा, ये आएगा 3 2 6y, कितना आएगा, 6y आएगा। और y की वैल्यू कितनी है पॉइंट O पे, पॉइंट O पे y की वैल्यू है 1, तो यहाँ पुट किया तो वैल्यू आ गई 6। कितनी आ गई, 6 आ गई। इसका ये मतलब हुआ, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका ये मतलब हुआ कि d² u बाई dy² इज ग्रेटर देन 0। ये क्या है, ये किसकी कंडीशन है, ये मिनिमा की कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बट किसके अबाउट, किसके अलोंग, y के अलोंग। बट और x के अलोंग क्या है, ये x के अलोंग ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आई मेरी बात समझ में, नहीं सर नहीं आई। सुनना मेरी बात ध्यान से, अब सर सुनना, पेन वेन छोड़ दो, सबको छोड़ दो, मेरी बात सुनो। मैंने क्या किया है, मेरे पास ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में मैंने fx निकाला, fy निकाला, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम देखना है तो वहां पर f नेट 0 होना चाहिए। f नेट 0 का मतलब होता है fx भी 0 हो, fy भी 0 हो। तो मैंने fx निकालने के लिए इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये आया। fy निकालने के लिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये आया। अब क्योंकि मुझे लोकेशन चाहिए थी तो मैंने इसको 0 से इक्वेट किया, तो मेरे पास इसकी लोकेशन आई, इसके पॉइंट्स आए। फिर मैंने इसको इक्वेट टू 0 किया, fy इक्वेट टू 0 किया, इससे मेरे पास y के पॉइंट्स आए। मैंने सेट बनाए और मेरे पास 4 पॉइंट निकल कर आए, जिनको मैंने नाम दिया O P Q R। इन चारों पॉइंट पे मुझे पता है, ये मेरी लोकेशन निकली है जहां पर इक्विलिब्रियम है। कौन सा है वो मुझे नहीं पता,
बस मुझे पता है कि इन 4 पॉइंट्स पर क्या है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, मैंने रैंडमली एक पॉइंट उठाया, पॉइंट ओ, और मैंने कहा चलो जरा पॉइंट ओ पे देखते हैं कि क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मैंने बोला कि पॉइंट ओ जो है उसको डिफाइन करने वाले तो 2 कोऑर्डिनेट्स है ना, मतलब 2 पॉइंट है ना, एक तो एक्स के अबाउट है और एक तो वाई के अबाउट है, यानी एक एक्स के अलॉन्ग है, एक वाई के अलॉन्ग है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पॉइंट ओ पे अलॉन्ग एक्स देखते हैं पहले, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो मैंने एक्स के अलॉन्ग फिर से डिफरेंशिएट किया, एक्स का ये था एफ एक्स इज इक्वल टू ये था, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, वैल्यू आई -12, यानी नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी कि ये मैक्सिमा की कंडीशन हो गई, यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम हो गई और इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो गया एक्स के अलॉन्ग। किस पॉइंट पर? पॉइंट ओ पर। फिर मैंने बोला यार ये तो एक्स के अलॉन्ग है, वाई के अलॉन्ग क्या हो रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू पुट की है क्या? हाँ, एक्स की वैल्यू 2 पुट की थी। ठीक है ना, अब मैंने बोला अलॉन्ग वाई देख लेते हैं, तो मैंने कहा लो भाई वाई अलॉन्ग वाई देखना है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। मैंने इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू आई 6y, और वाई का पॉइंट ओ के ओ पर वाई की वैल्यू कितनी है? 1 है। कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, कितना ऊपर? नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ पॉइंट देखना है। तो हमने ये देखा कि अब पॉइंट ओ के अबाउट हमको अलॉन्ग वाई देखना है, हमने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया और पॉइंट वाई रख दिया यहाँ पर, कितना? 1, 6 आ गई वैल्यू। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया, मतलब ये मिनिमा की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? मिनिमा की, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और इक्विलिब्रियम स्टेबल है। 100 बात की एक बात यह है कि पॉइंट ओ के अबाउट अगर आप पॉइंट ओ पर जाओगे और एक्स के अलॉन्ग डिस्टर्ब करोगे अपने पार्टिकल को, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दिखाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दिखाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आप y के अलॉन्ग डिस्टर्ब करोगे इस O पार्टिकल को, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। आई बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? पक्का 100%? चलिए भाई एक बार और इसको देखिएगा, आपको शायद समझ में आ जाएगा। बाकी इतना टफ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए भाई, तो इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है उसको जानेंगे। ठीक है, तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।